हेलो साथियों, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आज यहाँ पे हम, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, कि हम आपके एनसीईआरटी सार संग्रह को जो है यहाँ पे एनसीईआरटी सार संग्रह के जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी है, उसको यहाँ पे हम चैप्टर वाइज जो है कवर करने वाले हैं। जो कि आज हमारा पहला चैप्टर होगा, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्लास होने वाली है, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि आपके महेश बनवाल जी के द्वारा, जो कि एक आईपीएस है, उनके द्वारा जो ये पुस्तक जो है पब्लिश की गई है। यहाँ से आपका जो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम हुआ था, जो कि बीपीएससी टीआरई 3, यहाँ से कई सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे टीआरई हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे एनसीईआरटी जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो जो ये महेश बनवाल जी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है एनसीईआरटी सार संग्रह, पूरे आपके एनसीईआरटी का ये निचोड़ दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हो पाएगा और आप लोग सिलेक्शन 2025 में ले पाएंगे। तो हम पूरी एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे। हम सबसे पहले इंडियन पॉलिटी को कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक एफर्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये पूरी क्लास देखेगा, जो है हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी। तो यहाँ से पूरी हम एनसीईआरटी सार संग्रह यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी। तो फर्स्ट क्लास में आपका भारत का संवैधानिक विकास होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे और आपको जो है एग्ज़ाम में हेल्प दी जा सके टीचर पाठशाला के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, पहला हमारा चैप्टर क्या है। चैप्टर 1 है कि भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, वो आपके कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो यह आपका चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार हम भारतीयों को मिला था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई। तो भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का जो अधिनियम द्वारा अधिकार प्राप्त हुआ या शक्ति प्राप्त हुई, ये आपके भारत परिषद अधिनियम 1892 में मिली। आपको बताना है कि आपका जो संविधान है, संविधान में जो है बजट का किस भाषा में प्रयोग किया गया है और बजट का आर्टिकल क्या है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमारा अगला पॉइंट है प्यारे साथियों कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। तो बाई क्रिमिनल बनाया गया, ये आपका 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका 1919 भारत शासन अधिनियम है, इसको हम मांटेग्यू मांटेग्यू चेम्सफोर्ड भी मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है प्यारे साथियों कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 विकल्प दिए जाते हैं। तो जिसमें विकल्प मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रहता है, वो हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो यहाँ पे जो अध्यादेश पारित करने का जो राष्ट्रपति को निर्गत करने की जो मूल शक्ति है, वो आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है, जो कि आपके संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, लगभग यहाँ पे 80% चीज़ें जो है आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, उनको अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है आपको
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भारत का संवैधानिक विकास यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यहाँ पे कौन कौन से एक्ट पारित किए गए और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट पारित किए गए, तो ये एक्ट यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से जो एक्ट है यहाँ पे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो यहाँ पे एक्ट पारित किया वो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, ये आपका इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी इंपॉर्टेंट। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पे 1929 का अधिनियम, 1935 का, 1919 और 1935 का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं या आप लोग इसको बार बार रिवाइज करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तो यहाँ पे प्रांत, जो कि प्रांत जिसे हम राज्य कहते हैं, यहाँ पे जो राज्यों या प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था है वो किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो वही आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में जो है संघीय शासन का प्रावधान था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 में। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 से आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके संविधान में भारत शासन अधिनियम से कई चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम में दिया गया था। तो अखिल भारतीय संघ जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो है जो है यहाँ पे लोक सेवा आयोग को पहले अखिल भारतीय संघ के नाम से जानते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य दिया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। तो जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जो कि आपके सातवीं अनुसूची में दी गई है, जिसमें आपका केंद्र सूची या संघ सूची, उसके बाद राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया जाता है। तो इसमें आपके केंद्र और राज्य की शक्तियों के मध्य विभाजन किया गया है, वो भी आपके भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग को पूरी जो है यहाँ पे क्लास देखनी है। थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपके जो टॉपिक हैं वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक निर्वाचित, देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किसके द्वारा दिया गया था। तो निर्वाचित जो संविधान सभा है, संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन कब आया था ये आपको बताना है। तो क्रिप्स मिशन का सन क्या है ये आप लोग कमेंट करके आप लोग अवश्य बताइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय जो है संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन है आपके कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न बीपीएससी अब पूछ रहा है। चलिए अगला पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था। तो जो प्रांत में प्रतिनिधियों का निर्वाचन था, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी जनसंख्या पे जो है एक प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता था। तो यहाँ पे 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि या एक सदस्य का निर्वाचन किया जाता था, जो कि कैबिनेट मिशन के प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था।
तो देखिए जो निर्माण कार्य करने वाली संविधान सभा थी उनमें सदस्यों का जो चुनाव किया गया था वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। ऐसे ये टॉपिक आप लिख के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो तो यहाँ पे आपको प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं हम जो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था उसमें किसके पास कौन सा विभाग था, क्योंकि विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, खास करके आपके बीपीएससी एग्ज़ाम जो होता है, बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, चाहे वो आपका बीपीएससी टीआरई हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ उसमें कौन से जो है सदस्य के पास कौन सा विभाग था। तो चलिए इम्पॉर्टेंट विभाग यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो कि सदस्य थे तो उनके पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो उनके पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय या विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम जो है राष्ट्रपति और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इनके पास खाद्य एवं कृषि था। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि एक सदस्य थे, ये इनके पास खाद्य और कृषि था विभाग। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न अभी आपके बीपीएससी 17वीं में पूछे गया था। जॉन मथाई की बात करें, जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति था। जगजीवन राम के पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। लियाकत अली के पास वित्त विभाग था। सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। तो ये जो है 8 लोगों के विभाग को दिया गया है कि इन 8 लोग के पास कौन सा विभाग था। तो ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिए या रट लीजिए और अपने बुक में भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपकी अंतरिम सरकार जो 1946 में गठित हुई थी वहाँ पे उनके पास कौन से विभाग थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये लोग जो है ये अंतरिम सरकार का गठन कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो देखिए साइमन कमीशन का गठन जो है पूछा जाता है कि जो है भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए किस जो है कमीशन का गठन किया गया था। तो यहाँ पे साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि साइमन कमीशन ने अपना जो है जो यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी ये 1928 में सौंपी थी। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे भाग की बात करेंगे। संविधान सभा में कितने जो है भाग हैं और किस भाग में क्या चीज़ें दी गई हैं, उनसे संबंधित जो है अनुच्छेद क्या है, उनके विषय क्या है, इनके बारे में हम जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का सार है तो सार संग्रह में आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें दी जाएंगी। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमारा कोई भाग छूट गया, कोई आर्टिकल छूट गया। यहाँ पे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको कर लेंगे, आप लोग माइंड में सेट कर लेंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न सिर्फ देखने को मिलता है। चलिए देख लेते हैं भाग 1। देखिए भाग 1 की बात करते हैं तो भाग देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये भाग है, यहाँ पे विषय क्या है और उनसे संबंधित अनुच्छेद क्या है, यहाँ पे टोटली दिया गया है। तो चलिए देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है संघ और उनका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट इज टेरिटरी। देखिए संघ और उनके राज्य क्षेत्र, ये आपके भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। भाग 2 में आपका क्या है, नागरिकता है, सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता आप लोग कैसे ले सकते हैं, तो नागरिकता आप लोग 5 प्रकार से ले सकते हैं। जैसे आप लोग देशीकरण के द्वारा, देखिए पहले नंबर तो आप जन्म से ले सकते हैं, उसके बाद आप पंजीकरण के द्वारा ले सकते हैं, उसके बाद आप लोग भूमिकरण के द्वारा ले सकते हैं। तो ऐसे 5 चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके अनुसार आप लोग नागरिकता ले सकते हैं, जो कि आपके भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है जो है नेक्स्ट भाग 3 है। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपका है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का जो अनुच्छेद है ये आपका 12 से 35 है।
नेक्स्ट भाग है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आप लोग को कमेंट करके जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसका जो आर्टिकल है ये आपका 36 से 51 दिया गया है। भाग 4 है भाग 4 ए, भाग 4 और भाग 4 ए। भाग 4 ए में है आपके मूल कर्तव्य। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। 51 ए से 51 ए ही है मूल कर्तव्य, जो कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछता है, आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट भाग 5 है। भाग 5 में दिया गया है संघ द यूनियन। इसका जो संविधान में आर्टिकल है 52 से 151 है। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये जो एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉइंट टू पॉइंट करवाया जा रहा है, जो कि हमारे कुछ स्टूडेंट है बुक नहीं एफर्ट करते हैं, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भाग 6 है आपकी स्टेट से है, यहाँ पे 152 से 237 है। ये आपका भाग 7 है। भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निराशित। ये आपका निराशित 238 अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश द यूनियन टेरिटरीज। ये आपका 239 से 242 आर्टिकल में दिया गया है। आपका भाग 9 है पंचायतें, जो कि आपका यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे पंचायतें जो हैं आपके कौन से आर्टिकल में है, 243 से 243 लड़ा। फिर आपका आता है भाग 9 ए। भाग 9 ए में है आपका नगर पालिकाएं द म्यूनसिपालिटीज। ये आपका 243 से 243 जो है या और 6 में है, 6 में है, सॉरी साथियों। भाग 9 में आते हैं भाग 9 खा। भाग 9 खा में क्या दिया गया है, तो भाग 9 खा या भाग 9 बी में सहकारी समितियां द कॉरपोरेट सोसाइटी, यहाँ पे 243 या जा से 243 या न आर्टिकल में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा भाग है, नेक्स्ट भाग है भाग 10। भाग 10 में दिया गया है अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ये आपका 244 से 244 का आर्टिकल में दिया गया है। भाग 11 है संघ और राज्यों के मध्य संबंध रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, 245 से 263 आर्टिकल में दिया गया है। भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड जो है 264 आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300 ए में। नेक्स्ट भाग 13 है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। ये आपका आर्टिकल 301 से आर्टिकल 307 में दिया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ये आपके भाग 308 से सॉरी साथियों, ये आपके आर्टिकल 308 से 323 में दिया गया है। भाग 4 ए में क्या, सॉरी साथियों, भाग 14 ए में दिया गया है अधिकरण। भाग 14 ए में अधिकरण दिया गया है, जहाँ पे आपका अनुच्छेद है आर्टिकल है 323 का से 323 खा। आपका भाग 15 है निर्वाचन इलेक्शंस, जो आपके आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 का में दिया गया है। भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में उपबंध। यह आपका अनुच्छेद 303 से 342 दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे साथियों कि ये बहुत लेंदी होता जा रहा है, इसलिए बहुत ही कम टाइम में हम इसको करने वाले हैं। और आप लोग यहाँ पे घबराना नहीं है, जैसे जैसे आपका टॉपिक बढ़ेगा आपका इंटरेस्ट यहाँ पे भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भाग है 16 भाग सॉरी साथियों, नेक्स्ट भाग 17 है। भाग 17 में दिया गया है राजभाषा, जो कि राजभाषा आपकी हिंदी है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है आपके 243 से 251 में। भाग 18 में है आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किया गया है, जो कि आपके आर्टिकल 352 से 360 है। भाग 19 में है प्राकीर्ण
प्राकीर्ण में आपका आर्टिकल 361 से 368 है। आपके भाग 20 में है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका यहाँ पे आर्टिकल 368 है जो कि आपके संविधान सभा में संशोधन से रिलेटेड है। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपका आर्टिकल 369 से 392 में। भाग 22 जो कि आपका लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरासन। ये आपके आर्टिकल 393 से 395 है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है पॉइंट कि यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटिव रिलेशन को दर्शाता है। तो यहाँ पे भाग 11 की अध्याय 1 की बात की गई है। तो ये रहे आपका जो है चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 1 क्या था, तो ये था यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास। उम्मीद करते हैं कि ये जो चैप्टर हमने कराया आप लोग को पूरी समझ में आई होगी, और आप लोग इसको 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे दिमाग में सेट हो जाएगा और आप लोग एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, जो भी साथी हमारे एनसीईआरटी सार संग्रह को एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी साथी वन लाइनर के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वन डे एग्ज़ाम की, तो ये इनके लिए जो है समझ लीजिए अमृत का काम करने वाला है। क्योंकि आपकी एनसीईआरटी संग्रह जो सार संग्रह है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके टीचिंग भी एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, सब में आपका फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी जो है उम्मीद करते हैं कि देखे होंगे, आप लोग को पसंद आई होगी। ये आपको चैप्टर जो है पसंद आया होगा, भारत का संवैधानिक विकास पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे नेक्स्ट हम चैप्टर करें कि ना करें। आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए फिर हम दूसरा चैप्टर जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू साथियों।